गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में। और अगर हम देखें तो ये शेयर काफ़ी ऊपर से नीचे गिरा और काफ़ी इन्वेस्टर्स को इसने फंसाया। मेरे पास काफ़ी लोगों के डीएम्स आए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस रेमंड लाइफस्टाइल पे ज़रूर हमें मिला है कि रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में क्या करना चाहिए। कई लोग फंसे हैं। पिछले साल, इसकी एक साल पहले लगभग स्प्लिट हुआ था ये रेमंड से और 3,000 के भाव पे लिस्ट हुआ था। फिर वहाँ से ही गिरता गिरता लगभग 950 का भाव, 900 के भाव पे भी इसने दिखाया। मतलब ऊपर से लगभग 70% ये शेयर गिरा था। तो अगर हम इसको करेंटली देख लें तो लगभग ये 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे देखें, अभी इसका हम पी देखें तो 90 का पी है। पर इसको हम पी के टर्म्स में नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये पी बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड फिगर देता है। अगर आप इसको पी देख के इन्वेस्ट करेंगे तो आप इसमें कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे और आप ये एक अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं, अगर इसका पी का चार्ट, तो लगभग पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के पहले लगभग ये आपका 120 के पी पे भी ट्रेड कर रहा था। तो पी बहुत डिस्टॉर्टेड था क्योंकि अर्निंग डिस्टॉर्ट हो गई थी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज लाइक आर्ट, कि आप सिर्फ 2-3 नंबर्स फिगर आउट करके आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसने भी पैसे बनाने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। और कैसे दी हैं, ये प्योर प्ले आता है। ये मार्केट आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। और रेमंड लाइफस्टाइल का अगर शेयर आप देखेंगे और उसके साथ क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, आप उसको पूरे तरीके से वही पाएंगे। तो खैर, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। 3,000 पे लिस्टिंग होती है इसकी लास्ट ईयर। फिर वहाँ से शेयर ही नीचे गिरता 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 2,000 पे आके रुकता है। फिर गिरता है फरवरी मार्च में, फिर 1,400 पे गिरता है। उसके बाद फिर वहाँ से गिर के लगभग 1,000 और 900 के भाव पे भी आ जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों? आप देखेंगे तो अचानक से जितनी चीज़ें वर्स बैठ सकती थी, वो सारी चीज़ वर्स्ट बैठना चालू हो गई इस स्टॉक के लिए। अब क्या आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है। अगर आप ये वैल्यू प्ले हो जाता है क्योंकि एक समय के बाद ये शेयर जो है, ये स्टॉक जो है, वो वैल्यू प्ले हो गया था। कंपनी कैसी है? कंपनी एक, अगर आप 10 साल के मतलब इंडिया के टॉप 10 ब्रांड्स में देखें तो रेमंड इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रांड इन इंडिया, 10वें नंबर पे आता है। फिर कई लोगों ने फैमिली डिस्प्यूट जो रेमंड लाइफस्टाइल के थे, वो भी एक रीज़न रहा है। पर एक जो फैमिली डिस्प्यूट होता है वो एक लेवल के आगे कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेड रन होते हैं। तो उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है हम थोड़ा स्कोर दे सकते हैं। बट अभी भी अगर आप देखें तो विजय माल्या की कंपनी अभी भी अच्छा कर रही है। 100 के अच्छे ट्रेड करती रहती है, अच्छा पैसा बनाती रहती है। डजेंट मैटर कि आपका प्रमोटर क्या कर रहा है। अगर जैसे शायद बहुत ही एक अच्छी लाइन है कि अगर सेक्टर खराब है तो आप जितने भी अच्छे प्रमोटर हो जाओ, आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे। और अगर सेक्टर अच्छा है, अच्छे फेज में चल रहा है, तो आप जितने भी खराब प्रमोटर हो जाओ, पैसा शेयर या स्टॉक बना के निकल जाएगा। तो खैर, अगर हम आगे देखें तो रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में, तो वहाँ से जब स्टोरी टर्न हुई उसके बाद कई इवेंट्स हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी टेक्सटाइल स्टॉक्स नीचे आए, टेक्सटाइल स्टॉक्स नीचे गिरे थे। उसके कारण भी रेमंड लाइफस्टाइल नीचे गिरा। फिर जब एक शेयर स्प्लिट होता है तो कई कंपनीज होती हैं या म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हो गई, उनके स्कीम ऑफ थिंग में अगर रेमंड फिट हुआ था तो दे आर नॉट ऑब्लाइज कि उन्हें शायद रेमंड लाइफस्टाइल भी पसंद आ रहा हो या वो ऑब्लाइज हो। अगर मान लीजिए उनका मैंडेट 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी रखने का है, तो अगर उनके पास रेमंड था तो ऑब्वियसली जब उनके अकाउंट में स्प्लिट होकर रेमंड लाइफस्टाइल आएगा तो वो उसको सेल करेंगे ही करेंगे। तो ये जब रीजिक्स होती हैं, इंडेक्स में चेंज होते हैं, तो आप देखेंगे कि कई शेयर्स जो है वो मारे जाते हैं, गिराए जाते हैं। और स्प्लिट वाले शेयर कई बार ऐसे शेयर्स में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। अब अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होती है, आप आदित्य बिरला कैपिटल को देखें, वो भी डीलिस्ट हुआ था, वो भी स्प्लिट हुआ था। उसके बाद वो 50 या 60 रुपए पे भी आ गया था। और अगर आप देखें तो 3-4 साल में वो लगभग 5 गुना हो चुका है। तो यहाँ पे एक प्रयोग प्ले होता है कि कई बार आप ग्रोथ के पीछे रन करते हो, पर क्या अगर कोई शेयर को बहुत ज़्यादा नीचे मार दिया गया है
जस्ट बिकॉज मैनी अदर रीजंस अदर देन अर्निंग्स। ऑब्वियसली रेमंड लाइफस्टाइल में फिर उसके बाद हमें देखने को मिले लॉसेस भी आए। फिर उसके बाद आप देखें तो टैरिफ का भी सीन हो गया, क्योंकि इनका 15% लगभग एक्सपोर्ट से भी एक्सपोजर रहता है। तो उसके बाद फिर हम देखें तो थोड़ा बहुत इनके लिए चीज़ें मैथ्स वर्क नहीं करी, और एक जो परफेक्ट स्टॉर्म हम कहते हैं इंग्लिश में वो हो गया कि हर चीज़ जो बुरी जा सकती थी वो जो बुरी चली गई। और अगर हम यहाँ से देखें तो शेयर लगभग जो आप देखें कि 3,000 से जो लिस्ट किया, इसने अपना लो लगभग 918 रुपये के आसपास भी बनाया, मतलब लगभग 70% डाउन हो गया ऊपर से नीचे। और उसके बाद अभी फिर ये लगभग 1300 1400 1300 हो गया, उसके बाद अभी 1200 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या हमें ये कैसी प्रोस्पेक्ट है, क्या प्रोस्पेक्ट है, अभी भी क्या इसमें प्योर प्ले बचा हुआ है, कैसा है। एक तो है कि अगर हम देखें तो एक फास्ट फैशन, अगर हम देखें तो फास्ट फैशन में एक थोड़ा टेलविंड इंडिया में चल रखा है, थोड़ा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो और रेमंड ने अपने आप को पुश किया एथनिक्स के लिए। एथनिक्स अगर आप देखें तो मान्यवर वॉज डूइंग वेरी गुड, मान्यवर का आईपीओ आता है, मान्यवर एक अच्छा कर रहा था। तो एथनिक्स रेमंड, आपने देखा होगा कि हर जगह बड़े बड़े जगहों पे एथनिक्स बाय रेमंड के शोरूम हर जगह आ गए थे। आप देखें तो हर प्राइम लोकेशन पे, या फिर एक मान्यवर के स्टोर के बगल में एक एथनिक्स बाय रेमंड का शोरूम क्रिएट हो रहा था। तो वहाँ से एक प्रोस्पेक्ट था कि एक बेटर री रेटिंग होगी, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट उस चीज़ को पुश कर रहा था। पर जो एक्सपेंडिचर भी जाए थे उसका लॉसेस भी आ रहे थे, अर्निंग्स उतनी आ नहीं रही थी, अर्निंग्स कंप्रेस्ड दिख रही थी। तो इस कारण से शेयर्स में एक लगातार प्रेशर बना, वो इतना नीचे गिरा। पर हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या सीन है। पर अगर आपको रेमंड लाइफस्टाइल को समझना है तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 4 पार्ट हो गया आपका, एक ब्रांडेड टेक्सटाइल कि जो आप कपड़ा या धागा या यार्न जो बेच रहे हो वो हो गया। फिर आप ब्रांडेड अपैरल हो गया, जो आप कपड़े जो बेच रहे हो। फिर गारमेंटिंग हो गई, आप उसमें आप एक्सपोर्ट वगैरह जो करते हो। उसके बाद हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग हो गई। तो ये 4 किस्म से हो गए। तो ब्रांडेड टेक्सटाइल में अगर हम देखें, पर जो इस बार का रिजल्ट आया है, इस बार का रिजल्ट जो आया Q2 का FY26 का, वो बहुत इंटरेस्टिंग आया। तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 80% बढ़ा है, और रेवेन्यू 8% से बढ़ा है, और एबिटा मार्जिन जो है वो कम घट गई है 24 बेसिस पॉइंट से, और एबिटा जो है या कामकाजी मुनाफा जिसे हम बोलते हैं वो 8% से बढ़ गया है। पर प्रॉफिट में हमने देखा 80%। तभी मैंने आपको बोला कि जो पी आप 90 देख रहे हैं वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड इमेज प्ले कर रहा है, और आप पी देख के तो इस स्टॉक को नहीं ले सकते हैं। तभी हर चीज़ में बहुत आप अंदर घुसेंगे तो एक अच्छा स्टॉक आपको, बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक्स आपको पकड़ में आते हैं, और वो पैसा बनाने की बहुत क्षमता रखते हैं। तो वहाँ से हम देखें तो रिजल्ट जैसे ही अब अर्निंग्स हमें इन्फ्लेटेड या हमें अच्छी आती दिखेंगी, तो आप देखेंगे कि पी रेशियो जो है वो अपने आप अपने कंप्रेस होकर अपने एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। और जब तक हम देखेंगे कि प्राइस पूरा अच्छे से मेंटेन हो चुका होगा, एक अच्छी जगह पहुंच चुका होगा, और वहाँ से स्कोप नहीं बचेगा। बट ये आपको 150 के पी पे बेटर शेयर था एज कम्पेयर टू शायद 30 या 25 के पी में होगा, जब सब चीज़ सही बैठ जाएंगी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 सेक्टर में। अब हम ब्रांडेड टेक्सटाइल में देख लेते हैं। तो ब्रांडेड टेक्सटाइल में अगर हम देखें तो रेवेन्यू इनका लगभग 10% बढ़ा, वो और 10% इन्होंने जो बढ़ा है वो इन्होंने बोला है कि एक वॉल्यूम ग्रोथ इन्हें मिली है, और ज़्यादा वेडिंग डेट्स थी, और इस कारण से इसमें देखें तो एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है लगभग 1.2%। तो लगभग 20% इनका एबिटा मार्जिन ब्रांडेड टेक्सटाइल में हो गया। अब ब्रांडेड अपैरल अगर देखें तो ब्रांडेड अपैरल लगभग 11 से 12% बढ़ा, और उसमें भी हमने देखा कि एबिटा मार्जिन लेकिन उसमें घटा है आपका। और हम तो उसमें जो ग्रोथ आई है वो इनकी EBO और MBO दोनों से आई है। EBO होता है एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट, जहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ रेमंड का स्टोर है, तो वहाँ पे सिर्फ रेमंड के सामान बिक रहा है, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट EBO। और फिर MBO हो गया मल्टी ब्रांडेड आउटलेट। तो फिर आप देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे मल्टी ब्रांड के सामान बिक रहे हों, तो वहाँ तो अच्छी ग्रोथ इन्हें दोनों की चैनल से देखने को मिली, ऑनलाइन से भी। तो ये 3 जगह से EBO, MBO और ऑनलाइन 3 जगह से सेलिंग होती है रेमंड लाइफस्टाइल। तो फिर वहाँ पे तीनों जगह इन्होंने देखा कि एक अच्छा तरीके से
थोड़ा सा ग्रोथ इनको 11-12% का मिला है। अब गारमेंटिंग में आते हैं, वहाँ पे लगभग 3.7% का ही ग्रोथ मिला है, पर उसमें हम जानते हैं कि यूएस टैरिफ ये सब चल रहा है और अब एबिटा मार्जिन वहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, लगभग 5.5% आ गया। और वो रीज़न है कि जैसे जैसे अगर आपकी सामान की बिक्री कम हो जाएगी, आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाता है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट रहते हैं वो तो आपके सिमिलर ही रहने हैं। तो जो इतना आप ज़्यादा सामान सेल करते हो उतना ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगता है, आपके मार्जिन इंप्रूव होने लगते हैं। पर जैसे ही वो डी ग्रोथ करेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपके सेम है, तो आप देखेंगे कि उसमें वैल्यू कम हो जाती है। फिर जो चौथी चीज़ है वो है हाई वैल्यू कॉटन टी शर्टिंग, उसमें रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन किया है साल भर साल में, और उसका उन्होंने रीज़न दिया है कि थोड़ा सबड्यूड डिमांड है, तो इस कारण से घट रहा है। अब जो ब्रांडेड टेक्सटाइल है वो लगभग जो 10% की ग्रोथ है, वो शायद अगर हम ज़्यादा ना भी माने तो लगभग 7% के आसपास से ब्रांडेड टेक्सटाइल हमें उम्मीद है कि शायद ग्रो करेगी। इसमें बहुत ज़्यादा एक तेज़ी या स्कोप नहीं, क्योंकि ब्रांडेड टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा इतनी बिक्री होती नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है उस चीज़ की तरफ से, तो लगभग 7 से 8% कर सकते हैं। पर इसमें जो है आपका मार्जिन है वो ज़रूर एक्सपैंड होगा, तो यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आपके प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जो एबिटा मार्जिन है वो बढ़ेगा, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो ब्रांडेड टेक्सटाइल है जहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम ब्रांडेड अपैरल में देखें तो ब्रांडेड अपैरल लगभग उम्मीद है कि इसमें यहाँ पे जो है ब्रांडेड अपैरल यहाँ पे सबसे तेज़ ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो आप देखिए V2 रिटेल हो गया, या बस स्टाइल बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, सब ब्रांडेड अपैरल की तरफ से आ रहे हैं। और इनके पास एक लेगेसी है रेमंड के पास कि वो अपने सामान को बेच के प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। तो यहीं पे है पूरा गेम प्ले, और यहाँ पे लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि 18% या 17-18% का एक ग्रोथ हमें मिल सकता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर जैसे जैसे होगा तो आप देखेंगे एबिटा मार्जिन भी यहाँ बढ़ेगा, तो यहीं से एक मैक्सिमम या प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। पर गारमेंटिंग हो गई, अगर हम जाएँ तो गारमेंटिंग में 9-10% वही रोज़ाना का जो प्रॉफिट है नॉर्मल चीज़ है। और फिर वैल्यू कॉटिंग टी शर्टिंग तो नॉर्मल 10-11, तो हम एक किस्म से 10-11% के बाकी 3 सेगमेंट को हम दे देते हैं। और पर जो ब्रांडेड अपैरल वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि कुल मिला के वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ मिलती रहे। तो अगर और पर वहाँ से जब सबड्यूट जो अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो आप देखेंगे कि जैसे इस बार का प्रॉफिट हमें 78-80% मिला है, तो शायद वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन हमें 78-80% हमें मिलना दिख सकता है वक्त के साथ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2-3। अब क्यूटी की कॉल हुई थी, फोन कॉल की, वहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्रांडेड टेक्सटाइल में जो इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा फेस्टिव डिमांड है, हेल्दी बुकिंग है, और फिर उन्होंने ये तक बोला है कि जो स्टार्टिंग का अक्टूबर महीना, जिन्होंने कॉन कॉल के पहले उन्होंने जितना बोला कि दिवाली के लिए 10 दिन हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक अच्छा डिमांड आया हुआ है, दिवाली की बिक्री अच्छे से हो रही है, जितना पिछले साल हुई थी उससे ज़्यादा हो रही है। तो ब्रांडेड टेक्सटाइल वहाँ पे होती है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक लग्जरी फोकस्ड और इनोवेटिव भी कुछ इन्होंने फैब्रिक ये लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसका नाम इन्होंने दिया है वेनेस। एक जो है वो वूल रिच ब्लेंड या सॉफ्ट, और ऐसे सुपर लुक्स और ड्रैप कोट, ये सब जस्ट नाम के सेक के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये सब है। शर्टिंग कलेक्शन में इन्होंने वूल वैंस करके या डेनिग्मा ऐसे कर करके इन्होंने चीज़ें बोली, और इन्होंने बोला है कि हम MBO में एक ज़्यादा इम्पोर्टेड फैब्रिक भी करना जा रहे हैं, कि MBO में हम मल्टी ब्रांड में हम ज़्यादा करेंगे, और अब वहाँ पे ये इम्पोर्टेड शर्ट वगैरह को डालेंगे। तो फिर उसके बाद विंटर और समर की डिमांड इन्होंने, जो अब हम दिवाली के बाद वाली बात बोल रहे थे, वो तो इन्होंने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बोला है कि आउटलुक में कि हमें एक अच्छी डिमांड और ग्रोथ हमें देखने को मिली है आगे को पहले क्वार्टर में। तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं जितने कम पे बैठा हुआ है ये शेयर। और अगर हम इसको थोड़ा सा EV टू EBITDA टर्म्स में भी देख लें, तो EV टू EBITDA टर्म्स में लगभग ये आपको ये शेयर 13 के आसपास में मिल रहा है। फिर ब्रांडेड अपैरल में जाते हैं, तो ब्रांडेड अपैरल में आप देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है, पर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की बात जो है वो थोड़ा कम है। तो मार्जिन यहाँ पे जो है, अगर मैंने आपको बताया कि ये एथनिक्स बाय रेमंड पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अब जब आप इतने स्टोर्स एक स्प्री पे जाके खोल रहे हो, तो आपका पैसा उसमें खर्चा होता है। तो इस कारण से एक
जो मार्जिन है वो ग्रोथ कम हो गई है। तो इन्होंने बोला कि जो मार्जिन हमारी ग्रोथ आई है उसमें आधी मार्जिन इसलिए ग्रोथ आई है, कम हुई है, क्योंकि आधा पैसा जो हम एडवर्टाइजिंग में लगा रहे हैं, आप देखेंगे तो टीवी पे एड्स या फिर हर जगह एड्स आपको रेमंड के इन दिनों या पिछले 1-1.5 साल से आपने काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी एग्रेसिवली इन्होंने बढ़ाया है अपने एथनिक्स बाय रेमंड, या एक अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तो आधा इन्होंने बोला है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ रहा है, और जो आधा पैसा है जो इनका मार्जिन कम हुआ है, जो इन्होंने पैसा लगाया, वो इन्होंने नए स्टोर्स खोलने में लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, कुछ हो गया है, पर एडवर्टाइजमेंट और ये कॉस्ट किसी भी दिन कम हो जाएगी। पर बहुत ही एक अच्छी बात होती है अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा रही है या फिर एक नया स्टोर खोलने में जा रही है, एटलीस्ट वो कंपनी एक ग्रोथ के लिए ट्राई कर रही है, और कितना ग्रोथ आता है कितना नहीं आता है वो हम देखने लायक है। पर ऐसे शेयर्स में ही पैसा बनने का स्कोप भी होता है कि मैनेजमेंट कम से कम चीज़ें पुश तो कर रहा है या आगे बढ़ तो रहा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं, यहीं पे बहुत एक ट्रिकी गेम हो जाता है कि लीवर्स कितने हो रहे हैं चेंज होने के। अगर लीवर्स मिल रहे हैं हमें कि वो चीज़ें डाउन से अपसाइड को टर्न कर दें, तो वहीं पे एक मल्टीफोल्ड पैसा क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और मार्केट्स मोनिश पोबरा है, उन्होंने बोला था कि मार्केट्स हेट अनसर्टेनिटी। रिस्क समझ में आता है, पर अनसर्टेनिटी जो है वो नहीं मार्केट को पसंद आती है। तो अनसर्टेनिटी में स्टॉक्स कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता है कि, और बढ़ते वक्त जब क्लैरिटी आ जाए तो भाव कहाँ पे पहुँच जाएंगे वो भी नहीं पता। तो जब अनसर्टेनिटी, अगर मैं उसको ये लेवल मानूं, तो अनसर्टेनिटी में आप नीचे की तरफ ये भाव आराम से देख सकते हो, फेयर वैल्यू यहीं रहे। तो जो फेयर वैल्यू होता है शायद यही प्ले होता है कि अगर यहाँ पे आ गए तो आप के लिए खोने के लिए कुछ नहीं बचता। अगर आप खोने के लिए कुछ नहीं है तो आपसे आप गेन ही कर जाओगे। तो यहाँ पे हम देखें तो मार्केटिंग कॉस्ट भी अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगभग 30 से 35% बढ़ा दी है, और ये शायद 20 से 25% का ग्रोथ और बोल रहे हैं आगे आने वाले में। और 1663 स्टोर 71 इन्होंने और खोलेंगे। और Q2 में इन्होंने 31 अंडर परफॉर्मिंग स्टोर जो है वो क्लोज कर दिए हैं। और इन्होंने बताया कि जो न्यूली ओपन स्टोर है वो लगभग 36 से 42 मंथ ले रहे हैं फुल मैच्योर होने में, लगभग 3 साल हो गया, और 3 साढ़े 3 साल हो गया। पर इन्होंने ये भी बोला कि इन्होंने जो पहले एक्सपेक्ट किया था वो किया था कि फुल मैच्योर जो स्टोर हो जाएगा वो लगभग 2 से 2.5 साल में हो जाएगा, मतलब 24 से 30 महीने में। तो इनके जो वहाँ पे एक जो मिसमैच हुआ है वो उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डेंट देखने को मिला है। उसके बाद फिर हम देखें कि जो हाई इन्वेस्टमेंट फेज़ है, इन्होंने बोला है कि 2-3 क्वार्टर और हम इस हाई इन्वेस्टमेंट फेज़ में रहेंगे। तो अगला 2-3 क्वार्टर में क्या रिजल्ट होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा रेमंड लाइफस्टाइल के लिए देखना। ऑल तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे का तो डाउन साइड इस शेयर में बहुत ही कम लगता है, बट बिजनेस है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो हम ज़रूर इस पर ट्रैक रखेंगे और देखते रहेंगे कि क्या आगे चलता है। उसके बाद फिर इन्होंने बोला है कि डबल डिजिट जो एबिटा मार्जिन है वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू रन रेट जो ये रेवेन्यू पा रहे हैं वो लगभग 2300-2500 करोड़ हो जाएगा या 2 से 2.5 साल में, तो वो वहाँ से आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट से लगभग 25% ऑफ सेगमेंटल रेवेन्यू इनको आता है। तो वो हो गया थोड़ा सा। पर हम बात करते हैं जो एक मेन क्रक्स है जहाँ पे हमने पैसा लगाया था, और जो इनका सबसे ज़्यादा ग्रोथ लीवर जो था वो घुमाने वाला था, और वो ही इनके लिए एक किस्म से उल्टा पड़ा है, जिसके कारण ये शेयर इतना नीचे आ गया, वो है एथनिक्स बाय रेमंड। तो वहाँ पे देखें तो कॉनकॉल ने बोला है कि हमने थोड़ा कंडीशन रीअसेस कर रहे हैं अब एथनिक्स बाय रेमंड की, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2 ही 3-4 क्वार्टर में अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करनी है तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी और मैनेजमेंट ने थोड़ा बैकफुट लिया और चीज़ों को रिकैलिब्रेट करने के लिए आगे बढ़ा है। तो अगर आप देखें तो उसने रिकैलिब्रेट बोला है कि हम करेंगे एथनिक्स बाय रेमंड, और उतना ज़्यादा उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो अब उन्होंने बोला कि हम स्ट्रैटेजी में एक शिफ्ट ला रहे हैं, और जितना भी एग्रेसिव स्ट्रैटेजिक प्लान था उसको थोड़ा सा ये काम डाउन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो नए स्टोर हैं टियर 3, टियर 4, 5 टाउन्स में वो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, पर टियर 1, टियर 2 टाउन्स में अभी भी ये कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखेंगे। पर टियर 4, टियर 5 टाउन्स में
वो नहीं ले जाएंगे। और बात है कि इतना प्रीमियम जो चीज़ें हैं वो शायद बहुत ही छोटे टाउन्स में बिकनी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर आप शायद आप जैसे यहाँ गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही मेन मेन एरियाज़ में आपको दिखेंगे कि स्टोर्स इनके खुले हुए हैं। पर वहाँ पे तब भी एक परचेजिंग पावर है तो आप चीज़ें बेच पाते हो। पर अगर आप 20,000 25,000 के सूट बेच रहे हो तो वो एक टियर 4 एक टियर 5 टाउन जहाँ पे शायद एवरेज पर कैपिटा इनकम ही 50,000 रुपये महीना की हो, तो वहाँ पे ये चीज़ सेल होना एक थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने वही बोला। पर एथनिक वियर ग्रोथ उन्होंने बोला है कि 11% लगभग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और H2 में मतलब आगे 6 महीने में वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वेडिंग सीजन रहेगा, विंटर वेडिंग, तो वहाँ पे हाई कंजम्पशन रहती है। और इस पूरे सेगमेंट में आप देखेंगे तो H2 इज़ ग्रेटर देन H1, मतलब जो आपका सेकेंड हाफ आता है विंटर्स का सीज़न, पूरे विंटर सीजन होते हैं, वेडिंग सीजन होते हैं, फेस्टिवल सीजन होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बेटर आता है। अब इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा ये MBO की तरफ, एथनिक्स बाय रेमंड के सिर्फ एक एक्सक्लूसिव स्टोर ना खोल के थोड़ा MBO में भी ये जागने की कोशिश करेंगे कि मल्टी ब्रांडिंग की वहाँ पे भी ये सेल करें। अब थोड़ा सा जो इन्होंने एक जो पिछले 2-3 क्वार्टर से ये बोल रहे थे कि हम इनर वेयर और स्लीप वेयर में भी थोड़ा सा जाएंगे और उसमें ये प्रेजेंस अपनी जा रहे हैं और धीरे धीरे रेमंड शॉप में बात करेंगे। और अब तीसरे सेगमेंट पे हम आते हैं, वो है गारमेंटिंग। तो अब जो इनका गारमेंटिंग है वो काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, तो वो तो US टैरिफ के कारण हेडविंड्स है। और मतलब काफ़ी ये हाई प्रीमियम सूट्स US वगैरह में बेचते हैं, लगभग $2,000 के जो सूट्स रहते हैं, $2,000 का मतलब लगभग 1,80,000 रुपये तक के जैसे सूट्स होते हैं, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट के, उसको ये सेल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो 25% का प्यूनिटिव टैरिफ ट्रंप ने लगा रखा है, तो वो 1,80,000 तक के 2-2 लाख रुपए तक के जो सूट्स रहते हैं उसको इन्हें बेचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कंज्यूमर US का उतना इम्पल्सिव नहीं है कि वो 25% टैरिफ लेने के बाद भी देखे। पर उन्होंने बोला है कि दूसरे सोर्सिंग पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अदर सोर्सिंग पे भी बात करें। पर रेमंड जो है वो प्राइमरली ये इन्हीं महंगे वाले सूट्स को करता है। तो उन्होंने बोला है कि 1-2 क्वार्टर की बात और है, वो शायद एसेस कर रहे हैं कि जो सिचुएशन होगी टैरिफ रिलेटेड वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जैसी जैसी वो चीज़ें होंगी वो हम कॉल हमें पता लगेगी। पर अच्छी बात एक जो है एक्सपोर्ट के मामले में ही, जो इंडिया यूके, इंग्लैंड के साथ इंडिया यूके FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उसमें जो उन्होंने बोला है, तो लगभग इन्होंने बोला कि हम लगभग 1,500 करोड़ रुपए का जो उनके साथ सेल्स कर रहे हैं, 150 करोड़ रुपए का, वो शायद डबल हो जाएगा अगले 2 से 2.5 साल में, जो ज़ीरो ड्यूटी के कारण। तो फिर इसके बाद है कि यहाँ से एक डबल होने की उम्मीद है, तो यूके के में डबल होने की, और टैरिफ का जैसा भी सीन होगा तो उस हिसाब से थोड़ा आप US में जो एक्सपोर्ट होता है वो आप देखेंगे। फिर हायर वैल्यू कॉटन सेगमेंट या हायर वैल्यू कॉटन टी शर्टिंग सेगमेंट में अगर हम जाएँ, जो इनका चौथा फेज़ है, तो वहाँ पे इनको टेम्परेरी स्लो डाउन थोड़ा सा, अब जो आपका देखोगे कि कंज्यूमर स्लो डाउन है, जो कि सबको यही बात बोलता आ रहा है इतने दिनों से, वो फिर हम देखें तो कंज्यूमर स्लो डाउन का इन्होंने भी बोला, और इन्होंने लगातार ये चीज़ बोली है कंज्यूमर स्लो डाउन के बारे में। तो कंज्यूमर स्लो डाउन हमें देखने को मिल ही रहा है कि लगातार एक कंज्यूमर स्लो डाउन बना हुआ है। इसका उन्होंने भी रीज़न दिया है कि उसके कारण से उधर उन्हें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो जो पिछले बार का जो एटलीस्ट जो Q2 में आपके EBITDA जो लॉसेज आ रहे हैं, मुझे पता है, ये याद है कि ये शेयर जब 950 लगभग के आसपास गिरा था, और ये शायद उस समय इंडिया पाकिस्तान वॉर भी चल रही थी, उसी समय इसका अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट आया था, तब इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था, और लगभग ये 950 के आसपास चल रहा था। निगेटिव अनाउंस होता है रिजल्ट, लॉस में कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया, वहाँ से शेयर नीचे गिरता है। और उस दिन खरीदा भी था, हम लोगों ने काफ़ी खरीदा था, और वहाँ से हमें पता, एक चीज़ तो पता लग गई थी कि शायद लो बन गया है, क्योंकि उस दिन वॉल्यूम सारी अब्जॉर्ब हुई थी, और शेयर ऐसे रिजल्ट के बाद भी, इतने नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी शेयर ने ऊपर ही बंद हुआ था।
तो शायद वो उसने लो बना दिया। तो अगर हम 1000 रुपये का भी लो मान ले तो यहाँ से शायद 10-15% का डाउनफॉल गिरता है अगर सब चीज़ें हेल्थ ब्रेक लूज हो जाए तो। पर ग्रोथ यहाँ पे दिखती है क्योंकि हाँ अब हमें दिख रहा है कि एबिटा मार्जिन थोड़ी इंप्रूव हो रही है, थोड़ा डिमांड में रोबस्ट आ रहा है। शायद जो 2-3 क्वार्टर की ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोला है कि बचेगी तो शायद वो पैट में ट्रांसफरेबल होगी। एथनिक जो कि शायद वर्कआउट नहीं कर रहा था वो भी इन्होंने बोला, कुछ स्टोर इन्होंने इस बार 31 स्टोर बंद भी किए हैं। तो आप देखेंगे कि चीज़ें मॉडरेशन बिजनेस सही ढंग में जा रहा है। तो शायद शेयर प्राइस वक्त के साथ जैसे जैसे अर्निंग मैचअप करेंगी तो अपने आप को वहाँ पे जाके प्लेस कर लेगा। जैसे जैसे आगे अर्निंग आएंगी, आज नहीं बोल सकते कि अर्निंग कितनी आने वाली है, उस हिसाब से शेयर प्राइस क्या होगा, पर जैसे जैसे अर्निंग आती रहेंगी आप देखेंगे कि शेयर प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट ये शेयर बन के निकला। और अपने वर्स्ट ऑफ द टाइम, वही जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि बाय व्हेन अदर्स आर पेसिमिस्ट, तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल रहा कि जब शेयर एक अलग से गिर कर आता है, स्प्लिट होकर आता है, सारे कंडीशंस इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और एक परफेक्ट स्टॉर्म आता है और एकदम गिर के नीचे हो जाता है। आप जितने भी रीज़न पाते हैं, जितने भी आप हर जगह देखते, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव खबरें देखने को मिल रही थी। और एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बोलेंगे जिसे इन्वेस्ट करना, पर कई लोग के इसने लॉसेस भी कटवाए होंगे, कई लोग निगेटिव में भी बैठे होंगे। बट प्रॉस्पेक्ट अब सुधर चुके हैं, अब नॉर्मल हो चुके हैं। अब हमें बस आगे बिजनेस ट्रैक करता रहना और देखना है कि क्या कैसा चलता है। पर नेट वर्किंग कैपिटल डेज वो थोड़ा बड़ा है, लगभग 105 दिन हो गया है इनका 97 से। पर वो तो बात है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो इन्वेंट्री आपको बिल्ड करनी पड़ेगी उस चीज़ को। जितना भी ज़्यादा आप फेस्टिव सीजन में हो तो वो आपको इन्वेंट्री तो बिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, जैसे अब एसी की कंपनी हो तो ठंड तो गर्मियों से पहले आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री नहीं बिल्ड करके रखोगे तो आप बेचोगे क्या। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर काफ़ी एक अच्छा चीज़ें लग रहा है। और फिर एक इन्होंने बोला है कि शिफ्ट इन एक्सपोर्ट टर्म्स भी ये करेंगे टू LDP, दैट लैंडेड ड्यूटी पेड मॉडल, जिसमें कि थोड़ा सा हायर रिसीवेबल की तरफ जाएंगे। और फिर इन्होंने बोला कि अगले साल तक मार्च 2026 तक जो इनका जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो शायद गिर के 85-85 हो जाए, और फिर शायद उसके बाद ऐसे नीचे गिर के वो लगभग 60 डेज पे भी आके थम जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर हमें बाकी तो देखेंगे कि हम कैसा रिजल्ट होता है, और हर चीज़ जितना भी चीज़ थी या जितना भी इस हिसाब से था कि हम इस शेयर में क्या आउटपुट ले सकते हैं, क्या आउटलुक ले सकते हैं, कैसा चल रहा है, हमने पूरी में बात कर ली। काफ़ी डिटेल वीडियो था और शायद इतना डिटेल वीडियो इतने शायद ही हो इस स्टॉक पे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो चीज़ बहुत लगातार गिर रही है उसमें अपना हेड नेकआउट करके उस चीज़ के बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है। जो शेयर बढ़ रहा है उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल के आप आगे निकल जाओ तो वो एक इजी चीज़ होती है। कोई क्वेश्चनेबिलिटी नहीं आती। पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई हो उस पर आप जाके एक बेट कर रहे हो, आप उसके बारे में एक वीडियो बना के आप बता रहे हो उसका हर एक सेगमेंट, उसको एक एनालाइज करके, वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी जा सकती हैं। पर आप ज़रूर अपना सोचें और इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करें, देखें, आप समझें इस कंपनी को। हमने हर चीज़ इस कंपनी के बारे में बता दी, जितनी भी चीज़ अवेलेबल थी। कॉन कॉल 2-3 कॉन कॉल से क्या हो रहा है, क्या इनकी कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी थी, कितना चेंज आ रखा है, और काफ़ी अच्छे जगह पे बिजनेस एक जगह है, जैसे चेंज हो रहा है तो आगे भी देखते रहेंगे कि कैसे मैनेजमेंट अपने इस बिज़नेस को आगे रीट्वीक कर रहा है। बाकी आप ज़रूर भेजें, अगर किसी के पास रेमंड लाइफस्टाइल हो आप उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें, ज़रूर शेयर करें उसके साथ। और बाकी आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी थैंक यू सो वेरी मच।